हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में यार हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट किया था, है ना। और पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पढ़ा था। क्या था एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस? इसमें हमने वही किया कि हमने पहले कोड लिखे थे और उनके ग्राफ प्लॉट किए थे, उनके टाइम निकाल के। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका था। बेसिकली क्या हमने पढ़ा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैसे फिगर आउट करनी है। एक एल्गोरिथम दी होगी, हमें उसका किसी तरह फंक्शन एफ ए रीच करना है ना, जो कि इनपुट साइज से वेरी कर रहा होगा या फिर इनपुट साइज उसका पैरामीटर होगा। ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में यही किया था, बट हमने कोड लिखा था, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया और फिर जाके हमने टाइम निकाला और फिर जाके हम उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो हमने कहा था ये बिल्कुल सही तरीका है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए थे, है ना। 3-4 ड्रॉबैक्स निकल के आए थे और उन्हीं को अवॉइड करने के लिए आज हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल एनालिसिस। ठीक है, थ्योरेटिकल एनालिसिस। देखो यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बस इसलिए पढ़ रहे हैं, हम पता कर पाएँ कि अगर हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स हैं या 2 कोड्स हैं, तो उनमें से कौन सा कोड इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्पेस बेटर है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि मुझे पता लग जाए कि A1 A2 से बेटर है या फिर ये इससे बेटर है किसी भी चीज़ में, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा। और वही हम थ्योरेटिकल एनालिसिस से करेंगे। हम ज़्यादा कंपैरिजन पे फोकस करेंगे रादर देन कि हम पूरा फंक्शन निकाल लें, है ना। ये एक तरीका था कि हम पूरा फंक्शन निकाल लेंगे एंड देन उसके ग्राफ के साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। बट हम थ्योरेटिकल एनालिसिस में कुछ थोड़ा सा दूसरा तरीका देखेंगे जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी और हम उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने अपनी मशीन पे सिलेक्शन शॉट रन किया, जैसे पिछले में हमने रन भी करा। सिलेक्शन शॉट मैंने रन किया और उसका कुछ ग्राफ ना ऐसे का आता है या फिर फंक्शन कह लो ऐसे का आता है। एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे का फंक्शन आता है। अब एक बात हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, जब भी हम 2 एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं, है ना, तो वी कैलकुलेट देम फॉर और वी कंपेयर देम फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन, है ना। मैंने बताया था ना, लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन पे ही हम काम करेंगे क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ पे इतना पता नहीं लगता। क्या ये बात हमने कही थी पिछली वीडियो में, है ना, कि हम लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए काम करेंगे, स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं पता लगता। बट डिफरेंस एक्चुअल में विजिबल होता है जब एन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ठीक है, और जब अगर मैं कह सकता हूँ कि एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो एन स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन, है ना। तो हम फंक्शन को सीधा डायरेक्टली 10n स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन की डील कर रहे हैं। तो अगर इतनी लार्ज वैल्यूज़ ऑफ एन होंगी तो ये टर्म तो नेग्लेक्ट ही होनी शुरू हो जाएगी बाद में, है ना। इसका इतना डोमिनेंस नहीं रहेगा फंक्शन में। ठीक है, तो हम फंक्शन को सीधा ये भी लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, हम हमेशा डोमिनेटिंग टर्म पे जाएंगे, है ना। और वो क्यों जाएंगे मैंने बता दिया, क्योंकि वैल्यूज़ हम एन की बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे जिसके कारण ये सब चीज़ें नेगलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो हम कह सकते हैं कि एफ एन को हम इतना लिख सकते हैं फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। ठीक है, बट एक बात जैसे हम जानते हैं कि हर मशीन की अपनी स्पीड होती है ना। एवरी मशीन हैज़ डिफरेंट स्पीड। क्या कहा मैंने? हर मशीन की अलग अलग स्पीड होती है। क्यों अलग अलग स्पीड होती है? हर किसी का आर्किटेक्चर डिफरेंट है ना। हर किसी की रैम डिफरेंट है, किसी का प्रोसेसर अच्छा है, किसी का प्रोसेसर थोड़ा बुरा हो सकता है जिसके लिए उस कारण उसकी स्पीड कम हो सकती है ना। कहने का भाव क्या, हर मशीन की स्पीड अलग अलग होती है। तो इस केस में अगर मैंने ये फंक्शन फिगर आउट भी किया है अपनी मशीन में रन करके, अगर ये फंक्शन फिगर आउट भी किया, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं सेम कोड को किसी और मशीन पर रन करूं तो यही फंक्शन आएगा। मैंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि हर बार हर मशीन का टाइम डिफरेंट है या स्पीड डिफरेंट हम कह सकते हैं, है ना। मेरी मशीन की कुछ स्पेसिफिक स्पीड थी, उसने ये फंक्शन निकाल के दिया, है ना। क्या पता किसी की मशीन थोड़ी और ज़्यादा फास्ट हो तो ये 3n स्क्वायर दे दे, या किसी की मशीन बहुत ज़्यादा स्लो हो तो 11n स्क्वायर या 13n स्क्वायर तक भी पहुंच सकती है। पॉइंट क्या है, हर पीसी पे या हर मशीन पे ये ग्राफ तो अलग अलग आएगा, है ना। इवन हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सेम मशीन पर ही अगर हम सेम कोड को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रन करते हैं तो शायद हर बारी ये भी 10 स्क्वायर ना है। एक बारी 10 स्क्वायर आ रहा है तो क्या पता अगली बारी 11n स्क्वायर आ रहा हो, है ना। एक बारी 11n स्क्वायर आ रहा है तो क्या पता एक बारी 2n स्क्वायर आ रहा हो, है ना। ये तो उस डिपेंड करता है कि उस वक्त रैम कितना होल्ड कर सकती है चीज़ों को, है ना, कितनी फास्टली चीज़ों को परफॉर्म कर सकती है।
तो यहाँ से इन्फर क्या होता है कि यार हम एग्जैक्ट टाइम तक तो पहुँच ही नहीं सकते। एग्जैक्ट टाइम मतलब कि हम कोई जनरलाइज सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। जनरलाइज सोल्यूशन क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि यार हर मशीन की स्पीड ही अलग अलग है। तो अगर मैं एक मशीन पे ये फंक्शन निकालता हूँ तो शायद दूसरे पे ये निकल रहा हो, तो किया क्या जाए वो। इसीलिए हम थ्योरेटिकल एनालिसिस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि क्या कहता है, जो कि ये कहता है कि हमें टाइम बताने की जगह, है ना, टाइम बताने की जगह ये जो फंक्शन है ये कैलकुलेट करने की जगह हमें सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारा एल्गोरिदम है ये कौन सी टाइप का मतलब मान लो ये एल्गोरिदम ए है ना, तो वो एन स्क्वायर टाइप की है ना, या फिर वो एन क्यूब टाइप की है, या फिर वो एन टाइप की है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार फिर से समझते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं हम एक जनरलाइज सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, क्योंकि हर मशीन का स्पीड अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पर एक चीज़ हम कह सकते हैं कि मान लो अगर मेरे कंप्यूटर पे इस ए एल्गोरिदम ने 10n² लगाया, है ना, तो दूसरी मशीन पे ये सेम एल्गोरिदम दूसरी मशीन पे सेम एल्गोरिदम कुछ n² टाइम्स ही लगाएगा। मे बी शायद वो 11n² हो, मे बी शायद वो 100n² भी हो, बट वो लगाएगा कुछ n² ही, है ना। क्या ये श्योर है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अगर अपनी मशीन पर रन किया वो 10n² आ रहा हो, किसी और मशीन पर रन किया तो वो 10n आ रहा हो? ऐसा हो सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बट मैं कह देता हूँ कि कोई भी एल्गोरिदम हो, कोई भी ए एल्गोरिदम हो, हम किसी भी मशीन पर रन करें, है ना, अगर वो n² टाइप की है ना, तो वो हर जगह ऐसा कुछ रिजल्ट ला के देगी। अब वो के कुछ भी हो सकता है, के कॉन्स्टेंट है, के इज़ कॉन्स्टेंट। क्या समझ आई बात? मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ए एल्गोरिदम अगर मैंने अपनी मशीन पर रन की, अगर वो कुछ n² टाइप दे रहा है ना, मतलब कि 10n² दे रहा है या फिर 5n² दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो अगर हम दूसरी मशीन पर भी रन करेंगे इसको, तब भी ये कुछ n² ही देगी। अब वो कांस्टेंट क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता, बट वो n² ही रहेगा। कैसे रहेगा, जब एग्जांपल करेंगे तब हमें समझ आएगा। ये एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि हमें जनरलाइज तरीका निकालना है ना। तो जैसे मैंने बता दिया, जनरलाइज तरीके में हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये n² टाइप का ज़रूर रहेगा। किसी भी मशीन पर रन कर लो, एटलीस्ट ये n² टाइप का ज़रूर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि अब हम एक्चुअल में एग्जैक्ट टाइम पर नहीं जाएंगे, हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस पर जाएंगे। हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस पर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने अपनी मशीन में इतना कोड लिखा, int i = 10, है ना। उस मशीन ने कुछ कांस्टेंट टाइम लेगी, है ना, वो कुछ k टाइम लेती है, और यही कोड मैंने किसी और मशीन पर लिखा और मान लो वो t टाइम लेती है ना, क्योंकि हर मशीन की स्पीड अलग अलग है, तो मे बी वो डिफरेंट टाइम ले रही हैं। बट हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन पे काम करेंगे। क्या मतलब, मैंने जितना मर्जी टाइम लग रहा हो डिफरेंट मशीन्स पे, पर ये है तो एक ही ऑपरेशन, है ना, ये है तो एक ही ऑपरेशन, चाहे वो एक ऑपरेशन यहाँ पे k टाइम ले रहा है और यहाँ पे वो t टाइम ले रहा है, बट है वो सिंगल ऑपरेशन। तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशन पे काम करेंगे रादर देन उनका टाइम निकालना है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो हम निकाल नहीं सकते, एक जनरलाइज सोल्यूशन निकालना है तो हम टाइम तो निकाल नहीं सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन पे काम कर सकते हैं, जिसके कारण हमें पता लगेगा कौन सी एल्गोरिथम बेटर है। और नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस वो तो हर जगह सेम रहेगा, है ना। अब उनका एक ऑपरेशन का टाइम कितना लगता है दैट मे बी डिफरेंट, है ना। जैसे मैंने बताया यहाँ पे k हो सकता है, यहाँ पे t हो सकता है ना, किसी में x भी हो सकता है, कुछ भी रैंडमली, है ना, चाहे सेम भी हो चाहे डिफरेंट भी हो। बट नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस, मैंने एक कोड लिखा है ना, उसमें नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि वो तो एक जनरलाइज चीज़ है ना। इसको आगे थोड़ा सा एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस पर काम करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन 10n² आ रहा है तो हम उसकी कॉन्स्टेंट वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हमें कहता है थ्योरेटिकल एनालिसिस। हम उसकी कॉन्स्टेंट वाली टर्म है नेग्लेक्ट कर देंगे और हम बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है ना, ये n² टाइप की है ना, ये n² टाइप की है, ये n टाइप की है। मतलब इसमें जो मेजर डोमिनेंट टर्म थी वो n थी या फिर n² थी। कोई n³ टाइप की भी हो सकती है ना, कोई log n टाइप की भी हो सकती है। आगे हम देखेंगे, ऐसी इनकाउंटर करेंगे, कुछ log n टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसी पे काम करेंगे कि वो किस टाइप की है रादर देन कि उसका फंक्शन निकाल लें, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना समझ आ रहा होगा आप सबको, है ना। तो क्या क्या कहा मैंने कि एल्गोरिथम ए n² टाइप की है या फिर जो भी उसकी टाइप है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन कैलकुलेटिंग द होल फंक्शन, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे? मैंने कहा कि मान लो मैंने एक ही कोड के दो सोल्यूशन लिखे, एक ही प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन लिखे, है ना। एक मैंने ए एल्गोरिथम से किया, एक मैंने बी एल्गोरिथम से किया,
फाइन। तो मान लो एक का कुछ टाइप आता है एन क्यूब आता है और दूसरे का आता है एन स्क्वायर, है ना। अब हम इन दोनों एल्गोरिथम को कंपेयर करना है कौन सी ज़्यादा बढ़िया है। तो लॉजिकल सा आंसर है ना कि हम कहेंगे बी वाली ज़्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, हम जब भी एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं हमें दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। क्या? हमें वर्स्ट केस के लिए कंपेयर करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में, ठीक है, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कंपेयर करना है। एंड दूसरा, एन की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, है ना, एन इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन मैं कह सकता हूँ एन क्यूब एन स्केयर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और उस केस में हम कह सकते हैं कि ये वाली जो बी एल्गोरिथम ये कम टाइम लगाएगी और ये ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो बी एल्गोरिथम इज़ मच मच बेटर देन ए। तो हम इस तरह से कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल एनालिसिस करता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या कहता है थ्योरेटिकल एनालिसिस, कि हम बेसिकली एक एल्गोरिथम की टाइप निकाल लेंगे कि वो एन क्यूब टाइप की है ना, कि वो एन स्क्वायर टाइप की है, और उसके बेसिस पे उसको कंपेयर करेंगे बस, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे उनको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। यही था। अब कैसे करेंगे, कैसे ये टाइप निकालेंगे कैसे, ये हम अभी देखेंगे एग्जांपल्स के अंदर। बट इतना ही कहती है हमारी थ्योरेटिकल एनालिसिस कि हम टाइप निकालें एंड उसके बेसिस पे कंपेयर करें, ठीक है। हम पूरा फंक्शन निकाल लेंगे, उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी एंड उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। और क्योंकि हर मशीन की स्पीड अलग अलग होती है ना, तो वो हर बारी सेम ना भी आए, उसका कोई मतलब हर बारी सेम है उसके कोई चांसेस भी नहीं है। तो हम सिर्फ नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशन पे काम कर रहे थे, है ना, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑपरेशंस पे काम करेंगे, क्योंकि वो तो हर जगह सेम ही रहेंगे। वो तो क्योंकि वो तो कोड डिपेंडेंट है, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ये चीज़ कोड डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट तो है ही नहीं, ठीक है। और उस हिसाब से हम उसकी टाइप निकाल लेंगे एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इक्वेशन कि वो एन क्यूब की एन स्क्वायर की हम कंपैरिजन करेंगे, और जो ऑब्वियसली इसकी डोमिनेंट टर्म या फिर उसकी टाइप जो छोटी होगी वो बेटर होगी, ठीक है। और इसी को हम जनरली बोलते हैं कि ये अगर इसकी एन क्यूब टाइप की है तो ये बिग ऑफ एन क्यूब है, और ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर है, और यही हमारी बिग ओ नोटेशन भी होती है, ठीक है, बिग ओ नोटेशन। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर मान लो एक एल्गोरिथम ए लॉग एन टाइप की है ना, लॉग एन टाइप की मैंने कहा, तो हम कह देंगे दिस इज़ बिग ओ ऑफ लॉग एन, बस यही हमारी बिग ओ नोटेशन। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है बट हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग पढ़ाते हैं बट एक्चुअल में कुछ खास काम की नहीं है ना। अगर हम प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतनी ज़्यादा कुछ क्रूशल नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ आ चुका होगा आपको, है ना। नहीं, थोड़ा सा हम क्लैरिटी के लिए थोड़ी एग्जांपल्स करते हैं ना। अब मान लो हम अगर कहेंगे ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, अब हम हमेशा इसी चीज़ में कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यार हम हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे? हम उसकी टाइप कैलकुलेट करेंगे। टाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, और हम कह देंगे कि बिग ऑफ ये टाइप है, ठीक है। हम इसी फॉर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। एक एग्जांपल क्या समझते हैं, हमें मान लो कोई कोड दिया हुआ है, या फिर कह लो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है किस कोड के लिए। ये एग्जांपल एक, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे, है ना, फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। अब इसका कोड क्या था, अगर मैं बहुत ज़्यादा सूडो कोड लिखूँ उसका सीधा, है ना, तो कुछ ऐसे का होता है, सॉरी, अगर मैक्स जो है वो किसी एआई से कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स को एआई अपडेट कर देंगे, है ना। हैंड राइटिंग में हो जाना यार, ठीक है। यही हमारा कोड होता है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए एक एरे में। तो हम यही करने वाले हैं, इसमें यही हमारा कोड होता है। तो हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्या होगी, ठीक है, मतलब इसकी इक्वेशन की टाइप क्या होगी। इसको एक बार समझ लेंगे तो हमको क्लैरिटी हो जाएगी हमने पीछे क्या डिस्कस किया है, ठीक है। अब मान लो ये पूरा एरे है ना, मान लो ये एन साइज़ का एरे है ना, कोई वेरिएबल साइज़ का एरे रखते हैं, है ना, ताकि आसान हो। एन साइज़ का एरे या फिर कह लो एन एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है या फिर उसकी इक्वेशन की टाइप फाइंड करनी है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो यार, इसमें हम एक्चुअल में काम कर क्या रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, लूप लगा के हमने किया क्या है, इस लूप में किया क्या है,
जो भी एरे है हम उसके हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं और कंपैरिजन मार रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लो वो कंपैरिजन ठीक आ जाता है तो हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि वो एक, मान लो ऐसे, चलो ऐसे करते हैं, हर एक एलिमेंट पे जाता है वो या हर एक इंडेक्स पे जाता है एंड कंपैरिजन करता है, उसमें के टाइम लगता है, ठीक है। हर एक इंडेक्स पे जाता है और कंपैरिजन करता है, उसमें के टाइम लगता है, ठीक है। वो कितनी बारी ये ऑपरेशन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, है ना। वो फर्स्ट के लिए परफॉर्म करेगा, वो सेकंड के लिए परफॉर्म करेगा, वो थर्ड के लिए परफॉर्म करेगा, है ना। और वो करते करते एन एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म करेगा, है ना। मान लो फर्स्ट के लिए इतना लगा, सेकंड के लिए इतना लगा, थर्ड के लिए इतना लगा, और कब तक चलेगा, ये तो एन टाइम्स चलेगा। क्या बोला मैंने, मान लो कि हर एक इंडेक्स पे जाके, हर एक इंडेक्स पे जाता है हमारा मशीन, हमारी हर एक इंडेक्स पे जाती है हमारी मशीन और कंपैरिजन करती है, तो उसमें कुछ के टाइम लगेगा, ठीक है कि नहीं, उसमें कुछ के टाइम लगेगा। और क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जब भी हम, मैंने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम वर्स्ट केस के लिए जाएंगे, है ना। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है इस कोड का, इस केस में वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस यही हो सकता है कि हम हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, हर इंडेक्स पे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर बारी वो इसके अंदर जा रहा है, हर बारी वो मैक्सिमम को अपडेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या, कि हम हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और हर इंडेक्स पे जाके कंपैरिजन कर रहे हैं एंड हर बारी मैक्सिमम को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वर्स्ट केस कंपैरिजन होगा कि हर बारी हमको मैक्सिमम को अपडेट करना पड़ रहा है। ये हमारा वर्स्ट केस कंपैरिजन है और हम इसी के थ्रू आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, मान लो हमारी मशीन हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाती है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाती है, उस पर कंपैरिजन करती है और मैक्सिमम को अपडेट करती है ना। इसके लिए वो कुछ के टाइम लेती है, उसके लिए वो कुछ के टाइम लेती है। अब वो दूसरे इंडेक्स पे भी जाएगी, वो सेम काम करेगी एंड उधर भी के टाइम लेगी, है ना। तो ये कितनी बारी करेगा, ये एन टाइम्स करेगा, है ना। के फर्स्ट इंडेक्स के लिए लेगा, सेकंड इंडेक्स के लिए लेगा, मतलब जीरो इंडेक्स के लिए लेगा, फिर वन इंडेक्स के लिए लेगा, ऐसे करते करते एन माइनस वन इंडेक्स के लिए लेगा, है ना। तो ये कितनी बारी हो गया, एन टाइम्स। तो क्या कह सकता हूँ मैं, ये के एन आ गया, तो इसने टाइम कितना लिया, मैं कहता हूँ के एन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज बिग O ऑफ एन, और यही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दैट्स इट, इतना ही था। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन पर काम करेंगे, हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस पर काम करेंगे, और वही हमने किया। हमने नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशन लिया कि हमने कह दिया, एग्ज्यूम कर लिया वो के टाइम पे एप्लीकेबल है ना, और वो एन टाइम चलेगा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन की टाइप फाइंड कर ली क्या, कि वो एन टाइप की है, और हमने कह दिया कि वो बिग ऑफ एन है। ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं, है ना, कि एक्चुअल में मान लो ये हमारा जो एरे था और हम सेम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हर एक इंडेक्स पे जाने का अलग टाइम, मान लो K1, ठीक है, और फिर उसको कंपैरिजन करने का अलग टाइम, मान लो वो K2 था, ठीक है, और हर बारी अपडेट करने का अलग टाइम वो K3 था, है ना। ये तीन चीज़ें उसने, अगर कोई कम सोच रहा है ना, कि हम लूप में करके रहे हैं, हम पहले ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना, हम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, वहाँ जाकर कंपैरिजन भी कर रहे हैं और वहाँ जाके फिर अपडेट भी कर रहे हैं, है ना। तो उसका अलग अलग टाइम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो हर एक इंडेक्स पे जाके क्या वो इतना काम करेगा, पहले इंडेक्स पे जाके उसने ये किया क्या, कि उसने पहले इंडेक्स को चेक किया, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके कंपैरिजन किया और फिर वहाँ पे जाके अपडेट किया, है ना, ठीक है। ये इसने एक बार ही किया, दूसरे इंडेक्स पे जाके भी वही करेगा, है ना, एंड तीसरे इंडेक्स पे जाके भी वही करेगा, और nth इंडेक्स पे जाके भी ये इतना ही काम करेगा। तो क्या हम K1 प्लस K2 प्लस K3 को कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये तो वही आ गया फिर से जो हमने पहले डिस्कस किया, और ये कितने बारी होगा, एन टाइम्स होगा। तो इसका टाइम क्या आ जाएगा, KN, है ना। और क्योंकि एन टाइप की है, हम बोलेंगे दिस इज बिग O ऑफ एन। तो यही है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम इसमें। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी बबल सॉर्ट की, ठीक है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की। तो मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, ठीक है। तो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बबल सॉर्ट का हमारा कोड क्या था, है ना। अगर मैं सूडो कोड लिखता हूँ तो कुछ ऐसा था क्या, कि वो जीरो स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा एरे के, और एक अंदर एक और लूप था जिसमें हम क्या कहते थे, ये इनपुट डॉट लेंथ -1 -i तक जाएगा, ठीक है, और J++, और वहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे थे क्या, इफ़ इनपुट J
ऐसे का कंपैरिजन था, इनपुट j+1, तो हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा था मेरे ख्याल से बबल सॉर्ट। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो एरे है हम कर रहे हैं कि हम पूरे एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पहला काम क्या किया, हम पूरे में एरे में ट्रैवर्स नहीं कर रहे, हम पूरे एरे में ट्रैवर्स करते हैं और ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं, है ना। हम ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को स्वैप करते जाते हैं। यही किया था हमने ही फिर एक बार ही किया, फिर हम इतने एरे के लिए करेंगे ये चीज़, सेम चीज़ स्वैपिंग करेंगे, फिर हम इतने एरे के लिए करते रहे चीज़। क्या हमको समझ आई, कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर पा रहे हैं। पहली बारी मान लो हमें एक बारी, ये फिर से वही करते हैं, जनरलाइज वे से करते हैं। क्या बोला कि हमारे पास पूरा एरे दिया हुआ है, सॉरी हाँ, हमारे पास पूरा एरे दिया हुआ है और हम हर बारी एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं और ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को स्वैप कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, है ना। मान लो इस इंडेक्स पे गए, इस इंडेक्स पे जा रहे हैं और उसको अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से, या फिर हम इस केस में हम आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करें, तो मान लो हम एक इंडेक्स पे हैं, हम उसको आगे वाली एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद स्वैप कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो मान लो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाने का एंड उसको कंपैरिजन करना और स्वैप भी करना, उसमें के टाइम लगता है ना, कुछ कांस्टेंट टाइम लगता है। मैंने कहा ठीक है, तो हम पूरे एरे में एक बार ये चीज़ करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, है ना। हम इस पर कंपैरिजन करेंगे, हम इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे, इस या सेकंड लास्ट तक भी करेंगे। क्या हम लास्ट वाले पे करेंगे? मैंने कहा नहीं यार, लास्ट वाले तक तो वो खुद ही हो चुका हो, है ना। तो हम पहली बारी n-1 एलिमेंट्स के लिए करेंगे, फिर हम यही चीज़ इतने एरे पे परफॉर्म करेंगे। यही कहता ना हमने बबल सॉर्ट में, क्योंकि लास्ट वाला हमारा सही पोजीशन पे आ चुका होगा, है ना। अब हम यही चीज़ इतने एरे में परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा कि n-2 हो जाएगा। अब ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। ठीक है, ये के क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो टाइम है, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहे हैं, है ना, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वहाँ पे जाके हम एक्चुअल में हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहे हैं, ये है वो, है ना। और हम हर एक पे जाके कंपैरिजन करें और हम हर एक पे जाके स्वैप कर रहे हैं। हमें हर एक पे स्वैप करना है क्योंकि हम वर्स्ट केस के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये के टाइम हो गया। पहले इसने किया कितना, पहले पूरे एरे पे काम कर रहा है तो n-1 एलिमेंट्स के लिए काम करेगा, है ना, क्योंकि लास्ट पे आएगा तो कैरे का सॉर्ट हो चुका है यार, लास्ट एलिमेंट तो अपने आप में सॉर्टेड है। फिर वो इतने एरे के लिए काम करेगा और फिर और छोटा करेगा एरे, फिर इतने में काम करेगा, फिर इतने में काम करेगा। ठीक है, और कुछ ऐसी आ जाएगी इक्वेशन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, के बार निकालें हम, हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स मैं कह सकता हूँ। ठीक है कि नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, n-1, है ना, और n-1 + 1 डिवाइड बाई 2, जो कि एक्चुअल में कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा n² - n डिवाइड बाई 2, या फिर कह सकते हैं kn² - kn/2। एंड जैसा मैंने कहा था, हम फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए इसको कंपैरिजन करेंगे तो हम इसको तो नेगलेक्ट ही कर देंगे, है ना। और ये k/2 ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो दिस इक्वेशन इज बिग O ऑफ n²। ठीक है, तो कहने का भाव क्या, इन वर्स्ट केस बबल सॉर्ट इज बिग O ऑफ n², या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज बिग O ऑफ n²। ठीक है, यानी कि वो n² टाइप की है। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी फिर से, क्या बोला कि हम यहाँ पे सिर्फ टाइप के बारे में जज कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्चुअल में पर्टिकुलरली टाइम नहीं निकाल रहे, हम नंबर ऑफ यूनिट ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम टाइप निकाल रहे हैं क्वेश्चन की, एंड दैट इज हेल्पिंग अस टू गेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं यार, और इसकी और एग्जांपल्स करेंगे, इसकी और एग्जांपल्स करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।